कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु शिखर सम्मेलन और आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कोप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां एडिशन। इस बार 28 नवंबर को शुरू हुआ 12 दिसंबर तक चलने वाला यह सम्मेलन 13 दिसंबर बुधवार को समाप्त हुआ। करीब 2 हफ्ते चलने वाला यह सम्मेलन दुबई के एक्सपो सिटी में आयोजित हुआ। इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन इसकी जो लीडरशिप है वो अलग अलग देशों को दी जाती है। जैसे इस बार संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने मेजबानी की, लेकिन आपको पता होगा कि इसका बड़ा भारी विरोध हुआ और विरोध की मुख्य वजह थी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएई की कथनी और करनी में अंतर। जिस तरह से भारत में G20 का सम्मेलन एक ग्रांड लेवल पर हुआ, इस तरह से यूएई में भी बड़े ग्रांड लेवल के साथ इस कोप 28 का आयोजन किया गया। वहां 140 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 7,000 से अधिक प्रतिभागी और भारी संख्या में जलवायु मामलों के विशेषज्ञों का जमावड़ा लगा। भारत की ओर से भी खुद प्रधानमंत्री कोप 28 में हिस्सा लेने के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई पहुंचे। समिट के आखिरी दिन एक अनाउंसमेंट हुआ, यानी 13 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट होता है जिसकी दुनिया को पहले ही दिन से आस थी। आइए जानते हैं कि यह अनाउंसमेंट क्यों इतनी खास है और इस अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया क्या उम्मीद लगाए बैठी है। देखिए, पर्यावरण संकट एक चुनौती बनता जा रहा है। आज आप किसी भी बच्चे से पर्यावरण संकट पर बात करेंगे तो वह 10 समस्याओं को वहीं पर गिना सकता है। इतना सामान्य हो गया है पर्यावरण संकट, लेकिन जितना यह सामान्य हुआ है उतनी ही इसकी गंभीरता बढ़ गई है। धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसमें ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जंगलों में आए दिन आग लगती जा रही है, जो कि पर्यावरण संकट की तीव्रता को और बढ़ा रहा है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखकर 1995 में एक वैश्विक पहल की गई, जिसे हम आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप के नाम से जानते हैं। वह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत एक टॉप बॉडी है। और यूएनएफसीसी, जिसे हम यूएनएफसी बोलेंगे, जो कि एक एग्रीमेंट है, और यह एग्रीमेंट पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जून 1992 में किया गया था। 1995 से लगातार यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता रहा है और इन्हीं बैठकों को कोप नाम दिया गया। कोप की पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई। अगर कोई भी देश इसकी मेजबानी से मना करता है तो जर्मनी के शहर बर्लिन में इसका हेड ऑफिस है और वहीं पर इसकी बैठक होती है। और ऐसी ही एक बैठक के तहत 1997 में एक बहुचर्चित समझौता, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, किया गया था, जिसमें NX1 के 40 औद्योगिक देश शामिल थे, जिनको अनुबंध एक के देश भी कहा जाता है। इन सभी देशों ने मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य तय किया था। पहले सरल भाषा में संक्षिप्त में समझते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात हुई, फिर एक एक करके अच्छे से जानेंगे इन मुद्दों के बारे में। जैसे पहला मुद्दा था मौजूदा समय में उपयोग किए जा रहे ईंधन और उससे हो रहे पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। दूसरा मुद्दा था आने वाले सालों के लिए कार्बन उत्सर्जन को कितना कम किया जाए। तीसरा और अहम मुद्दा था पर्यावरण प्रदूषण पर विकसित देशों की जवाबदेही तय करना। आइए अब जानते हैं विस्तार से इन मुद्दों को। इस सम्मेलन में फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल, गैस जैसे ईंधन का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, इस पे बात हुई। अगर क्रिटिसाइज करने वालों को एक तरफ रख देते हैं तो इस कॉम्पैक्ट को हिस्टोरिकल कॉम्पैक्ट कहा जा सकता है। 3 दशकों से इंटरनेशनल कम्युनिटी एनवायरनमेंट के इशू पर तो बात करती आ रही थी, लेकिन फॉसिल फ्यूल के उपयोग पर प्रतिबंध जैसी बात को दरकिनार कर रही थी, क्योंकि आज दुनिया में बहुत इकोनॉमिक डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होने वाले ईंधन पर ही टिकी हुई है। अगर डीजल, पेट्रोल और कोयले के प्राइस बढ़ते हैं तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्विक समुदाय इस मुद्दे पर इसलिए बात करने से बच रहा था कि कहीं पर्यावरण के मुद्दे पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा न मिल जाए। लेकिन इस बार यथास्थिति टूटी है और इस सम्मेलन में तय हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल
से किनारा किया जाएगा। दूसरा अहम मुद्दा था कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 43% कम किया जाएगा, साथ ही से 2035 तक 60% तक घटाने की कोशिश। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जो कि जरूरी भी था, एक लॉस और डैमेज फंड बनाया गया। जितनी भी डेवलप कंट्री है इसमें तकरीबन 700 मिलियन डॉलर का चंदा डालने जा रही है और इस पैसे को यूज उन देशों के लिए किया जाएगा जो अंडर डेवलप है और क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा प्रभावित है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पैसे को निष्पक्ष रूप से कैसे बांटा जाएगा। तो 4 वर्षों के लिए विश्व बैंक इस फंड की अंतिम मेजबानी करेगा। सभी विकासशील देश इसमें आवेदन डाल सकते हैं, लेकिन अल्प विकसित और लघु द्वीपीय विकासशील देशों को थोड़ा ज्यादा फंड दिया जाएगा। जहां मोस्टली कंट्रीज का इंटेंशन यही रहा कि फोसिल फ्यूल पर बात होनी चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन आज भी फोसिल फ्यूल के बिना दुनिया का पहिया घूमना असंभव है। और फिर पूरी अरब कंट्रीज के साथ साथ बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी ऑयल प्रोडक्शन पर टिकी हुई है, लेकिन फिर भी इस सम्मेलन में पेट्रोल डीजल और कोयले को कम करने पर बात हुई। लेकिन एक हास्यास्पद बात रही कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे इतने सारे नाटक करती है, इतने सारे स्वांग रचती है और विकासशील देशों पर इस बात के लिए दबाव डालती है कि वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, जबकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आज जितनी भी क्लाइमेट चेंज की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है वह कहीं ना कहीं इन्हीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास का नतीजा है। और वहीं अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वह सभी विकासशील देशों को चंदा देने के नाम पे कतराती नजर आ रही है। वहीं अगर हम हाल ही की घटना की बात करते हैं तो इसी वर्ष जापान के द्वारा फुकुशिमा दाइचे परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ा जाना शुरू किया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पानी छोड़ने की अनुमति के साथ साथ इसकी पैरवी भी की थी। लेकिन वैश्विक स्तर पर ऐसी घटना एक नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन रही है। कहीं ना कहीं कोप जैसे वैश्विक सम्मेलन उम्मीद की एक किरण तो जगाते हैं, लेकिन इतना भी काम आसान नहीं है पर्यावरण की चुनौती को समझना और उसको सुलझाना, क्योंकि आज पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा गहराता जा रहा है। पर्यावरण पर ध्यान इंगित करने से विकास की रफ्तार धीमी हो रही है, जो कि सभी देशों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का एक स्वाभाविक भय पैदा कर रही है। कोई भी देश इस प्रतिस्पर्धा से हटकर पर्यावरण के मुद्दे पर साथ नहीं आना चाहता। जैसे अभी कोप 29 जो कि नवंबर 2024 में होगा, की मेजबानी पर भी विवाद छिड़ गया है, क्योंकि इसकी मेजबानी अजरबैजान करने जा रहा है और पर्यावरण एक्टिविस्ट अजरबैजान की आलोचना करते हैं और वह इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई की बात उस देश में कैसे मुमकिन हो सकती है जो खुद बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन करता है। दूसरा, अजरबैजान पर मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगते हैं, इसलिए कई एक्सपर्ट अजरबैजान की मेजबानी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम इस समिट को हिस्टोरिकल मान रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रूप से कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसी तरीके से बड़े वैश्विक मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा अंतरराष्ट्रीय टीटीएस शो। जय हिंद।